हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन के कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है धातु और अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको समझाए थे धातु कर्म के बारे में, ठीक है, जिसमें हम आपको बताए थे कि अयस्कों से धातु का निष्कर्षण करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम धातु कर्म कहते हैं। उसमें और धातु कर्म के अंतर्गत कितने सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, कितने सारे चरण होते हैं, उसको हम समझाए थे। और आज के वीडियो में उन्हीं में से जो पहला चरण है अयस्कों का सांद्रण, उसे हम आपको बताएंगे। देखिए, वास्तव में होता क्या है कि जब अयस्कों को पृथ्वी के सतह के अंदर से प्राप्त किया जाता है तो उन अयस्कों में कुछ अशुद्धियां रह जाती है, उन अयस्कों में कुछ अशुद्धियां रह जाती है। और ये जो अशुद्धियां हैं, इसी अशुद्धियों को अपद्रव्य भी कहा जाता है। इन अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं? अपद्रव्य भी कह सकते हैं। तो अब आवश्यकता क्या होती है कि अयस्कों के साथ जो अपद्रव्य आए हुए रहते हैं उन अपद्रव्यों को अलग कर दिया जाए। अयस्कों के अंदर जो अपद्रव्य मिले हुए रहते हैं उसको उससे बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, ताकि अयस्क जो है शुद्ध बन सके, तब जाकर उससे धातु का निष्कर्षण हो पाएगा। तो अपद्रव्यों को अयस्कों से दूर करने की जो प्रक्रिया है उसी को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। हम कह सकते हैं कि अयस्कों से अपद्रव्यों को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। अयस्कों का सांद्रण कहलाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िए, यहाँ पे आपको समझना है कि भाई अयस्कों के सांद्रण की बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे मेथड्स है, इसके बारे में आपको सीखना है। यानी अयस्क को अगर आप सांद्रित करना चाह रहे हैं तो इसके लिए कौन कौन सी विधियां हैं, किस किस विधियों के द्वारा, किस किस मेथड्स के द्वारा अयस्कों को सांद्रित किया जा सकता है, यानी उसका सांद्रण हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहला इसका मेथड है हाथ से चुनकर। ये सबसे इजी मेथड है, लेकिन ये सारे अयस्कों में, सारे अपद्रव्यों के लिए पॉसिबल नहीं है। देखिए, अगर अयस्क में, समझिएगा ध्यान से, अगर अयस्क में बड़े आकार के अपद्रव्य है, यानी अयस्क में जो अशुद्धियां शामिल है उन अशुद्धियों का आकार बड़ा है, ठीक है, तब तो उसको हाथ से चुनकर ही अलग किया जा सकता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। लेकिन अयस्क के अंदर अगर छोटी छोटी अपद्रव्य उसके अंदर मिला हुआ है, अयस्क के अंदर मिश्रित है, तो फिर उसको हाथ से चुनकर अलग करना पॉसिबल नहीं। उसके लिए अलग अलग मेथड्स का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, आप देखते होंगे जनरली चावल जो होता है, चावल के अंदर एकदम महीन जो होगा ना, कंकड़ वगैरह का कण, जो अशुद्धियां होती है उसको हाथ से बुनना थोड़ा मुश्किल होता है। और बड़ा बड़ा अगर अशुद्धियों का कण होगा तो उसको हाथ से बुनकर ऐसे ही साइड कर दिया जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी है। अब देखिए, लेकिन अगर दूसरा कंडीशन है, बड़े आकार के अपद्रव्य नहीं है, छोटे छोटे अपद्रव्य उसमें शामिल है, तब क्या हम उपाय करेंगे? तो देखिए, दूसरा मेथड इसका दूसरा विधि कहता है गुरुत्व पृथक्करण विधि। समझिएगा इसको ध्यान से थोड़ा। गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा भी अयस्कों का सांद्रण किया जा सकता है। और ये कैसी मेथड है? तो इस मेथड में क्या होता है कि भाई, ये सबसे पहले चीज कि यह मेथड कब यूज किया जाता है? तो ये यूज तब होता है जब अयस्क और अपद्रव्य, यानी अयस्क से अपद्रव्यों को हमें बाहर करना है। और यहां समझिए, अगर अयस्क का कण भारी है और अपद्रव्य का कण हल्का है, तब हम क्या करेंगे? तब हम गुरुत्व पृथक्करण विधि का यूज करेंगे। मेरे कहने का मतलब कि अयस्कों के साथ अपद्रव्य भी मिला हुआ है, अयस्क में अशुद्धियां भी मिली हुई है और उन अशुद्धियों को बाहर करना है। लेकिन इतना हमें पता है कि उसमें अयस्क में जो अशुद्धियां मिली हुई है उसका कण हल्का है अपद्रव्य के कण के कंपैरिजन में। तो इसके लिए गुरुत्व पृथक्करण विधि का यूज करेंगे। और देखिए, इस विधि में क्या होता है, गुरुत्व पृथक्करण विधि में होता क्या है कि एक कंपन करने वाली टेबल होती है। समझिएगा ध्यान से थोड़ा। गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या होता है कि भाई, एक कंपन करने वाली, ऐसे कुछ कंपन करने वाली एक टेबल होती है, ठीक है। और ये जो कंपन करने वाली टेबल है, इस टेबल में क्या होता है कि भाई, यहाँ पे इस टेबल में कई सारे मेड़ बनाया जाता है। समझिएगा ध्यान से, इस टेबल में बहुत सारे पतले पतले ऐसे मेड़ बनाए जाते हैं। मेड़ समझ रहे हैं ना, मेडी जिसको भोजपुरी में हम लोग कहते हैं, जो रुकावट करने का काम करेगा। इस प्रकार से पतला पतला बहुत सारा मेड़ बनाया जाता है।
और यहाँ से हम करेंगे क्या कि यहाँ पे चलिए कोई हम कीप ले लेते हैं और किसी कीप के सहायता से यहाँ पे कोई कीप हम बना दिए और किसी कीप के सहायता से इसमें हम क्या करेंगे कि डालेंगे, इसमें हम क्या डालेंगे, जो अयस्क है और प्लस अपद्रव्य है, अयस्क प्लस अपद्रव्य, ये दोनों का चूर्ण बनाएंगे, ये दोनों का पाउडर बनाएंगे और इसके चूर्ण को जल के साथ घोलकर और तब इसमें हम क्या करेंगे, इस कीप के माध्यम से डालेंगे। तो देखिए हम क्या किए हैं, अयस्क में जब अपद्रव्य मिला हुआ था तो उसको चूर्ण, उसका पाउडर बना दिया और पाउडर बनाकर उसको जल के साथ मिलाकर और तब इस कीप के माध्यम से डाला जा रहा है। तो जब ये इसमें आएगा ना तो जानते हैं क्या होगा, अयस्क का कण भारी है जिसके कारण वो अयस्क के जो कण होगा ना उसको, ये जो मेड़ यहाँ पे बनाया गया है, इन मेड़ों के द्वारा अयस्क के कणों को रोक लिया जाएगा। यानी अयस्क के जो कण होंगे ना उसको ये जो मेड़ यहाँ पे बना है, ये मेड़ आसानी से उसको रोक लेगा। ठीक है, यानी मेड़ के द्वारा अयस्क के भारी कण चुकी है तो ये रोक लिए जाएंगे। लेकिन अपद्रव्य के जो हल्के हल्के कण है, वो अपद्रव्य के हल्के कण क्या होंगे कि जल के साथ ये बाहर बहते हुए आ जाएंगे, क्योंकि वो हल्का कण है और इस जल के साथ मिलाकर इसको यहाँ से गिराया जा रहा है। तो जल के साथ क्या होंगे, हल्के कण मेड़ को क्रॉस करके और ये नीचे की ओर गिर जाएंगे। यानी नीचे जो गिरेगा वह कीचड़ युक्त जल होगा, जो नीचे गिरेगा। कीचड़ युक्त जल कहने का मतलब क्या, यहाँ पे कीचड़ शब्द का यूज हम किए हैं अपद्रव्यों के लिए, यानी अशुद्धियों के लिए। यानी जो कि जल नीचे गिरेगा ना यहाँ मेड़ों के बाहर से होकर, उस जल में अपद्रव्य के कण शामिल होंगे, लेकिन अयस्क के कण को इन मेड़ों के द्वारा ही रोक लिया गया है। तो इस मेथड को हम कहते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि। समझ में आ गई ये चीज़, आगे बढ़िए। अब इसके बाद तीसरा मेथड क्या है समझिएगा, तीसरा फेन प्लवन विधि। तीसरा क्या है, फेन प्लवन विधि। समझिए इस मेथड का यूज कब किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ कि इसका यूज हम तब करेंगे अगर अयस्क का जो कण है वह हल्का है और फिर अपद्रव्य का जो कण उसमें मिला हुआ वह भारी है, तब हम फेन प्लवन विधि का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए फेन प्लवन विधि में होता क्या है कि भाई यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा सा हम टब लेते हैं। ठीक है, एक बड़ा सा बर्तन कोई है इस टाइप से, और ये एक बड़ा सा बर्तन हम रख लिए और इस बर्तन में पहले जल डाला गया। इस बर्तन में हम पानी भर दिए और पानी भरने के बाद क्या करते हैं कि इसमें हल्का तेल डाल देते हैं, इसमें थोड़ा सा तेल भी डाल देते हैं। यानी जहाँ तक मान लीजिए कि हम थोड़ा इसमें तेल भी इसमें हम मिला दिए। इसमें तेल मिलाने के बाद क्या करेंगे कि वायु पंप के माध्यम से, जैसे मान लीजिए कि इधर से कोई वायु पंप वगैरह लेकर और किसी वायु पंप के माध्यम से, ये मान लीजिए कि कोई वायु पंप है। ठीक है, क्या है, वायु पंप है, और किसी वायु पंप के माध्यम से इसमें हवा डालकर और इस पानी को काफ़ी तेज़ी से हमें अलोड़ित करना है, यानी इसमें इस जल को गतिशील करना है पूरा। अब इसी जल में अयस्क और अयस्क के साथ मिला हुआ है अपद्रव्य। तो इस अयस्क और अपद्रव्य दोनों एक साथ मिला हुआ, दोनों का पाउडर बना लिए, दोनों का पाउडर बना के इस जल में हम डाल दिए। ठीक है, जल में मिला दिया और उसके बाद इसको वायु पंप के माध्यम से इस जल को तेजी से आलोड़ित किया जा रहा है, यानी चलाया जा रहा है, हिलाया जा रहा है। तो उससे होगा क्या, और इसमें तेल भी डाले हैं तो जाहिर सी बात है झाग इसमें बनेगा, यानी फेन जिसको हम कहते हैं, फेन बनेगा। और चूंकि अयस्क का कण हल्का है इसलिए अयस्क का जो हल्का कण होगा वह उस फेन के साथ ऊपर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फेन बन रहा है, ऐसे फेन बन रहा है, तो जो अयस्क का कण होगा ना वो अयस्क का कण क्या होगा कि इस फेन के साथ ऊपर आ जाएगा, फेन के साथ ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अयस्क का कण हल्का है। और अपद्रव्य का जो भारी कण होगा वो क्या होगा कि वो नीचे तली में, अयस्क का जो भारी कण है वह नीचे ऐसे तली में बैठ जाएगा पानी के नीचे, क्योंकि उसका वो भारी कण था। बात समझ में आया। तो इस प्रकार ये अपद्रव्य का कण जो है अलग हो गया और ये जो अयस्क का कण है ये अलग हो गया। लेकिन इसके बाद क्या होगा कि ये जो फेन के साथ ना ऊपर आया है तो फेन के साथ ही इस कण को बाहर छांट लिया जाएगा, बाहर करके और किसी दूसरे बर्तन में इस फेन को हम डाल लेंगे
और जब दूसरे बर्तन में इस झाग को यानी फेन को डालेंगे जिसमें अयस्क के कण मिला हुआ है, और तब इस फेन में हम कुछ अम्ल डालेंगे। इस फेन में जब कोई भी जब अम्ल डाला जाएगा ना, तो अम्ल बड़ा तेजी से फेन को नष्ट कर देता है। तो ये झाग जो है तुरंत अम्ल के प्रभाव से खत्म हो जाएगा, और जो अयस्क के कण होंगे इस बर्तन में अलग प्राप्त कर लिया जाएगा, जो अशुद्धियों से दूर होगा, यानी अपद्रव्य इससे हट गया होगा। तो इस मेथड का भी यूज हम कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके बाद और क्या मेथड यूज किया जाता है, तो एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं गलनिक पृथक्करण विधि। क्या है? गलनिक पृथक्करण विधि। और समझिए कि इस विधि में क्या होता है। तो देखिए, इस मेथड का यूज तब किया जाता है जब अयस्क है और अपद्रव्य है, और ये दोनों के गलनांक में अंतर है। ठीक है, मान लीजिए कि या तो अयस्क का गलनांक अधिक है या अपद्रव्य का गलनांक अधिक है, यानी दोनों के गलनांक में ज़्यादा का अंतर है। ठीक है, जैसे आप ऐसे मान लीजिए कि अयस्क के कण का द्रवणांक कम है, मतलब इसका जो द्रवणांक है जिसको हम गलनांक भी कह सकते हैं, अयस्क के कण का द्रवणांक कम है, लेकिन अपद्रव्य के कण का जो द्रवणांक है वो क्या है? अधिक है। अच्छा, द्रवणांक का मतलब क्या होता है कि भाई इसको गर्म करेंगे, कोई भी अयस्क कोई धातु है, कोई खनिज है, उसको गर्म करके और उसको पिघला देना है, गर्म करके उसको मतलब पूरा गला देना है, और जब गल जाएगा ना, पूरा लिक्विड के फॉर्म में जब हो जाएगा, द्रवित अवस्था में आ जाएगा, तब वो एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से चला जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि अगर अयस्क का जो द्रवणांक है वो कम है, अपद्रव्य का द्रवणांक अधिक है, या इसका भी अधिक है या इसका कम है, तो भी हो सकता है, लेकिन दोनों के द्रवणांक में डिफरेंस होना चाहिए, तब इस मेथड का यूज हम कर पाएंगे। तो अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि इस अयस्क में जो अपद्रव्य मिला हुआ है, इस दोनों को साथ ही हम गर्म करेंगे, तेजी से तीव्रता से गर्म कर लेंगे, और जब ये गलना शुरू होगा ना, तब हम इसको ढालुए तल से छोड़ देंगे। जब ये गलना शुरू कर देगा तब इसको हम क्या करेंगे, किसी ढालुए तल से, यानी जो ढालुआ तल होता है, ढुलाव वाला जो होता है, उस तल से इसको छोड़ देंगे। तो छोड़ने से होगा क्या कि अयस्क का द्रवणांक कम था, तो ये कम टेम्परेचर पे पूरा गल गया, लेकिन इसका द्रवणांक अधिक था अपद्रव्य का, जिसके चलते वो अभी अच्छा से गला नहीं है। तो अच्छा से गला नहीं है ना, तो ये थोड़ा इसका जब ढालुआ तल से छोड़ेंगे ना, तो इसका स्पीड थोड़ा कम होगा, लेकिन ये ज़्यादा गल चुका है अयस्क, जिसके चलते ढालुआ तल से ये ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा पीछे ही रह जाएगा। तो इस प्रकार भी दोनों को छांटा जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। तो इसको हम बोलते हैं गलनिक पृथक्करण विधि। आगे समझ में ये भी। अब देखिए लास्ट 5 नंबर, ये क्या है? ये है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये समझिए भाई, चुंबकीय पृथक्करण विधि, इस मेथड के माध्यम से भी अयस्कों से अपद्रव्यों को अलग किया जाता है। और ये कब इस्तेमाल होगा? तो देखिए, एक मान लीजिए कि अयस्क है और दूसरा अपद्रव्य है, तो अगर अयस्क और अपद्रव्य दोनों में से कोई एक अगर चुंबकीय पदार्थ है, मैग्नेटिक सब्सटेंस, चुंबकीय पदार्थ, तब जाकर इसका यूज हम कर पाएंगे। या तो अयस्क चुंबकीय होना चाहिए या अपद्रव्य चुंबकीय होना चाहिए। ठीक है, चुंबकीय होने का मतलब चुंबक अगर इसको अट्रैक्ट कर सके, अपनी ओर खींच सके, दोनों में से किसी एक को, तब इस मेथड का यूज करना मतलब अच्छा होगा। ठीक है, या सफल होगा। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि 2 विद्युत बेलनाकार पहिए का इस्तेमाल हम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये 2 चक्के हैं जो बेलन के शेप का है, और ये इलेक्ट्रिक पे चलता है, और इस पे पट्टी लगाया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कि इसके ऊपर ऐसे पट्टी लगाया हुआ है, कि हम क्या करते हैं कि इस पे ये जो पट्टी बनाया गया ना बेलनाकार चक्कों के ऊपर, ठीक है, इस पे हम अयस्क के कण और अपद्रव्य, दोनों अयस्क और अपद्रव्य जो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, इसका पाउडर बनाकर, मतलब उसको पीस कर चूर्ण बनाकर उसको, और हम क्या करते हैं कि इस बेलनाकार पट्टी पे हम रखते हैं, और उसके बाद मशीन को चालू किया जाता है। तो जब मशीन को चालू किया जाएगा ना, तो जानते हैं क्या होगा, ये पट्टी जो है नचना शुरू होगा, यानी पट्टी चलना शुरू होगा। और जैसे पट्टी चलना शुरू होगा, ये जो चूर्ण है यहाँ से आगे बढ़ेगा, यहाँ डालेंगे ना तो यहाँ से चूर्ण ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, और ये पट्टी नाच रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 बर्तन रखा जाता है। एक बर्तन मान लीजिए कि यहाँ पे हम रख दिए, और एक बर्तन मान लीजिए कि हम यहाँ पे रख दिए। यहाँ पे हम 2 बर्तन लगा दिए। तो ये चूर्ण जब यहाँ से आएगा ना, तो ये बेलनाकार, देखिए इसमें ना
ये चुंबकीय पदार्थ, ये चुंबकीय बेलन है, तब होगा क्या कि अगर मान लीजिए कि अयस्क जो है अपद्रव्य मान लीजिए चुंबकीय है, चुंबकीय कौन है मान लीजिए कि अपद्रव्य है, तो ये क्या होगा कि और अयस्क चुंबकीय नहीं है, तो अयस्क क्या होगा ना कि ये चूंकि चुंबकीय नहीं है तो यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये अयस्क जो है यहाँ से बाहर फेंक कर और इसमें आकर गिरेगा। अयस्क का चूर्ण जो है क्या होगा इस बर्तन में आकर गिरेगा, क्योंकि भाई चुंबकीय नहीं है तो ये पट्टी जहाँ तक आ रहा है वहीं तक आएगा और इस बेलनाकार चक्का से वो अट्रैक्ट नहीं होगा, उससे आकर्षित नहीं होगा, क्योंकि वो चुंबकीय नहीं है तो यहाँ से आकर बाहर इस पे गिर जाएगा। लेकिन जो अपद्रव्य है मान लीजिए वो चुंबकीय है, तो चुंबकीय है तो ये क्या होगा, भाई जो आपको दिख रहा है ना ये बेलनाकार ये जो चक्का है जो चुंबकीय पदार्थ से बना हुआ है, ये चक्वा को आपका मत समझिए, ये चुंबकीय अपद्रव्य को अपनी ओर अट्रैक्ट किए रहेगा, अपनी ओर आकर्षित किए रहेगा, और आकर्षित यहाँ तक है ना, ये यहाँ तक आकर्षित क्या रहेगा, और जैसे ही ये पट्टी के पास आएगा तब यहाँ से ये बाहर की ओर आकर और इस बर्तन में गिरने लगेगा। बात समझ में आया ना। तो इस प्रकार ये अयस्क अपद्रव्य अलग हो जाएगा और अयस्क अलग हो जाएगा, लेकिन ये तब पॉसिबल है इस मेथड का यूज कर पाना जब अयस्क या अपद्रव्य दोनों में कोई एक चुंबकीय हो, तब जाके हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार इस 5 मेथड के सहायता से हम अयस्कों से अपद्रव्यों को बाहर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। आज के क्लास में हम समझाए अयस्क के सांद्रण के बारे में ही। अब देखिए अयस्क सांद्रित हो चुका है, अब उसको हमें जरूरी है कि उस सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड के रूप में बदले, ठीक है, ताकि धातु के ऑक्साइड से धातु की प्राप्ति किया जा सके। तो अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि सांद्रित अयस्क से धातु का ऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं।